हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ पुरुजीत राजन फ्रॉम गाज़ियाबाद। आज दिल्ली नॉलेज ट्रैक के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फाइनल स्टेज सीएपीएफ एग्ज़ाम की, जो कि है पर्सनैलिटी टेस्ट। दैट इज़ योर इंटरव्यू, साक्षात्कार, जो कि आप यूपीएससी भवन में जाके ढोलपुर हाउस पे देंगे। बहुतों का सपना होता है उस दीवार के सामने खड़े होकर अपनी फ़ोटो खिंचवाने का। तो हाँ, अगर आपने फिज़िकल और मेडिकल टेस्ट क्लियर कर लिया है तो आप उस पॉइंट पर आ चुके हैं, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। तो हमको ऐसा लगता है कि फ़िज़िकल, मेडिकल और रिटर्न पार्ट क्लियर करने के बाद ही हमारी अब तैयारी स्टार्ट हो जाएगी इंटरव्यू की। ऐसा नहीं है। आपकी इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है बहुत पहले से, जब आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे थे बचपन से ही। लेकिन अब वो बन चुकी है, अब जैसी भी बनी है, अब उसको एकदम से हम चेंज तो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हमको कई बार ऐसा लगता है कि यार हम गए इंटरव्यू देने तो उसको इतना कुछ कैसे पता है हमारे बारे में, सामने वाले व्यक्ति को, वो तो हमें जानते नहीं। तो ऐसा क्या हुआ कि इनको हमारे बारे में इतना पता चल गया, इन्होंने हमसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जो शायद हमारे दोस्तों के अलावा, हमारे परिवार के अलावा किसी और को पता भी नहीं होंगे। तो ऐसा क्यों हुआ? वो इसीलिए हुआ क्योंकि आपको लगा कि इंटरव्यू की तैयारी फिजिकल के बाद स्टार्ट हुई और आपने तैयारी करी, कोचिंग ज्वाइन करी, कुछ टिप्स ली और जाके अपना साक्षात्कार दे दिया। ऐसा नहीं करना है। इंटरव्यू का प्रोसेस फिजिकल और मेडिकल टेस्ट से पहले ही शुरू हो चुका है। जब आप अपना डिटेल्ड एनालिसिस फॉर्म, मतलब DAF, जब आप अपना फिल कर रहे थे तो उसी में आपके इंटरव्यू का प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया था। क्योंकि जो इंटरव्यू पैनल है उनके पास आपका डेफ जाता है। उस डेफ में आपकी तमाम जानकारी लिखी हुई होती है। उसमें आपका नाम होगा, आपके पिताजी का नाम होगा, माताजी का नाम होगा, वो क्या काम करते हैं आपके पिताजी और माताजी, पहले आप क्या काम करते थे, आपकी स्कूलिंग कहाँ से है, आपका कॉलेज कहाँ से है, और आप अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में किन किन एक्टिविटीज़ में एक्टिव रहे हैं। तो ये सब चीज़ें वो डेफ में लिखी जाती हैं। आपकी हॉबीज़ के बारे में जाना जाता है, वो आपको लिखना होता है वहाँ पर। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कुछ रही हों, आपने NCC किया हो अपने स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ में, तो वो सब चीज़ें वहाँ पे मेंशन करनी होती हैं। तो इस वीडियो में दिल्ली नॉलेज ट्रैक पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेफ भरते हुए हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और इंटरव्यू में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ ही जो तमाम मिथ बना रखे हैं यूपीएससी इंटरव्यूज़ को लेकर, हम उन चीज़ों पर भी डिस्कस करेंगे, उन मिथ्स को ब्रेक करेंगे और देखेंगे कि कैसे आप एक नॉर्मल एटीट्यूड के साथ भी इंटरव्यू को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले डेफ कैसे भरना है उस पर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। ऐसा हमें लगता है कि उस डेफ में हम जितनी ज़्यादा चीज़ें अपने बारे में लिख देंगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, हमारा भरा भरा डेफ लगेगा। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ तो मैं इस चीज़ को एक इंजीनियर टेंडेंसी कहता हूँ कि हमें ज़्यादा भरना पसंद है चीज़ों को, बट ऐसा वहाँ नहीं करना। आप अपने आप को जितना डिस्क्रीट रखेंगे उतना ज़्यादा आपको ही फ़ायदा होगा। आप अपने बारे में कम से कम जानकारी, लेकिन सच्ची जानकारी, झूठ नहीं लिखना है वहाँ पे। सबसे पहली बात, सच्ची जानकारी लिखनी है। स्पोर्ट्स में आपकी एक्टिविटीज़ नहीं रही है इतनी, आप स्पोर्ट्स में इतने एक्टिव नहीं थे, इतना नहीं खेला, मेडल्स नहीं हैं आपके पास, नो इश्यूज़। वहाँ पे आपको शर्म करने की कोई बात नहीं है। आप पढ़ रहे थे उस समय, या हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम्स रही हो, नहीं किया, वो लिख दो वहाँ पे, इंस्टेड कि वहाँ पे आप झूठ लिखो। लोग ज़्यादातर क्या कर देते हैं, हॉबीज़ अपनी बहुत सारी लिख देते हैं। अगर हैं तो वेल एंड गुड, आप बिल्कुल वहाँ पे मेंशन कीजिए, उनको भी लगेगा कि हाँ दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग पर्सन, इसके साथ काम करने में मज़ा आएगा। लेकिन अगर आपकी हॉबीज़ एक या दो ही हैं या एक ही है तो भी आप वहाँ पे उसको मेंशन कीजिए एंड फील प्राउड कि आपकी ये एक हॉबी है। अच्छा, हॉबी है ही नहीं तो वो एक प्रॉब्लम है। आपको एक हॉबी तो डेवलप करनी चाहिए, बिकॉज हम सब एक ह्यूमन बीइंग हैं और ह्यूमन बीइंग जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ज़्यादा पढ़ लेता है, ज़्यादा मेहनत कर लेता है, तो अपने आप को कूल डाउन करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो करता है। और ऐसा मैं मान नहीं सकता कि किसी भी व्यक्ति की कोई हॉबी नहीं होगी हॉबी, आपको जस्ट आपने नोटिस नहीं किया है अभी तक। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये चीज़ें तो हम हॉबी में लिख ही नहीं सकते, जैसे कि वॉचिंग मूवीज़। क्यों? ये भी तो एक तरीके की हॉबी है। आप अपने आप को कूल डाउन करने के लिए क्या करते हो? आप मूवीज़ देखते हो या फिर आप गेम खेलते हो, सो यू आर अ गेमaholic। तो ये चीज़ें आप मेंशन करो वहाँ पर। अगर आप फिज़िकल मेडिकल टेस्ट देकर आए हो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके पास हॉबीज़ हैं ही नहीं लिखने के लिए, या ऐसी हैं जो आप शायद मेंशन नहीं करना चाहते पब्लिकली, तो उनके लिए बता देता हूँ, जो कि बहुत सिंपल है, मैंने भी यूज़ की थी इसीलिए बता रहा हूँ। फिज़िकल मेडिकल टेस्ट सबने दिया है, उसमें रनिंग करी होगी, तो जॉगिंग इन इटसेल्फ इज़ अ हॉबी।
जॉगिंग एक हॉबी है, आप लोग मान लीजिए है ये हॉबी। साथ में एक्सरसाइज आप उसमें लिख सकते हैं, जिम ये भी आप एक हॉबी के रूप में बता सकते हैं वहाँ पे। और आपकी जो पर्सनल हॉबीज़ हैं आप वो मेंशन करें, बट ज़्यादा मेंशन ना करें, क्योंकि आप समझ के चलिए कि साक्षात्कार में सारे क्वेश्चंस आपके डेफ से होंगे। मैक्सिमम पार्ट विल बी फ्रॉम योर डेफ। वो आपको जज करते हैं जो आपने वहाँ पे लिखा है। वो लोग आपके साथ फेसबुक पे कनेक्टेड नहीं हैं, पर्सनली नहीं जानते, इंस्टाग्राम पे आपके साथ वो फॉलोवर नहीं हैं, ना ही आप उनको फॉलो करते हो। पहली बार ही वो आपको मिल रहे हैं, पहली बार ही आप उनको मिल रहे हो, लेकिन इंटरव्यूज़ लेते हुए उनको बहुत लंबा अरसा हो गया है। तो दे हैव द पोटेंशियल टू जज ए पर्सन विद इन 5 to 10 मिनट्स। तो सबसे पहला जजमेंट अपने बारे में तो आप उस डेफ में लिख दे रहे हो। तो अगर आप बहुत ज़्यादा लिख रहे हो तो वहाँ पे वो स्टार्ट हो जाएगा उनका प्रोसेस कि ये सब करता है, या तो इसने झूठ लिखा है, और अगर सच लिखा है तो हम फिर हो सकता है कि हम डीप क्वेश्चंस पूछेंगे इसमें। ये मैं उनके पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। तो ये आपके लिए ही अच्छा होगा कि डेफ में अपने आप को थोड़ा सा आप लिमिटेड रखें। बाकी जो एकेडमिक आपकी क्वालिफिकेशंस हैं वो तो आपको एज इट इज़ लिखनी पड़ेंगी, उसमें कोई ऐसा कट एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो मेन जिसे कहते हैं डिस्टर्बिंग पार्ट होता है डेफ का, बहुत सारे लोगों के लिए वो 3rd पेज ही होता है, जहाँ पे आपको अपने अचीवमेंट्स बतानी होती हैं। अब अचीवमेंट में क्या क्या हो सकता है, या तो आप एकेडमिक्स में बहुत अच्छा अचीवमेंट रहा हो, आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, लाइक आई वॉज गोल्ड मेडलिस्ट इन माई यूनिवर्सिटी, या फिर आपने बहुत सारे स्पोर्ट्स में या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपने पार्टिसिपेट किया हो, उसमें आपको बहुत सारे मेडल्स मिले हों, तो वो भी हो सकता है। अब एक केस ये है कि आपने कोई भी अचीवमेंट हासिल नहीं करी, आप एक नॉर्मल स्टूडेंट थे, बैक बेंचर थे, बहुत सारे लोग होते हैं, आजकल तो एक ट्रेंड है बैक बेंचर्स होने का, गाने भी बन चुके हैं। तो वो जो अचीवमेंट वाला कॉलम है उसे खाली छोड़ने में बिल्कुल शर्मिंदगी महसूस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर झूठ लिख दिया और वहाँ पे आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए तो आपके लिए मुसीबत हो सकती है, आपको पक्का आपके नंबर कट जाएंगे, आप नेगेटिव में चले जाएंगे। तो इसीलिए उस चीज़ को आप खाली छोड़ें। जो आपको लगता है पूरे डेफ में जो चीज़ों में आपको लगता है कि ये मेरा नहीं है कॉलम, उसे आप खाली छोड़ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, डेफ से आपके साक्षात्कार की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। अब हम आ जाते हैं ढोलपुर हाउस पे। पहुंच गए हैं आप, तो हमेशा कैब लो। ऐसा नहीं कि मेट्रो में बस में धक्के खा के जा रहे हो, बिकॉज आपने एक अटायर पुटअप किया है, आप ड्रेस्ड हो, पूरे फॉर्मल आपके शूज़ हैं, ड्रेस है। तो वहाँ पे पहुँचते पहुँचते अगर आपके चेहरे पे वो सेम ग्लो नहीं है जो कि आपके ड्रेस पे है, तो बहुत ही अजीब लगता है। तो फील लाइक एन ऑफिसर। आप गाड़ी में जा रहे हो, पीछे बैठे हो, ड्राइवर आगे गाड़ी चला रहा है, तो आपको ऑफिसर वाली फीलिंग अपने आप ही आ जाएगी। तो वो एक मोटिवेशन होता है, आपका मोराल भी हाई करता है जब आप उतरेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ पीछे से। हाँ, इस केस में कोई गाड़ी का दरवाज़ा खोलने तो नहीं आएगा, खुद ही खोलना है। लेकिन जब आप उतरेंगे ढोलपुर हाउस के सामने तो यू विल फील लाइक एन ऑफिसर, यू शुड फील लाइक एन ऑफिसर। आप अंदर जा रहे हो तो आपको अपना एटीट्यूड भी थोड़ा सा वैसा रखना है। हाँ, ये नहीं कि आप उनको डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दो कि वो मुझसे नीचे हैं, मैं ऊपर हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, ऐसा नहीं। अपना, मेरे फादर हमेशा कहते हैं कि ज़मीन पर रहो, तो हमेशा ज़मीन पे ही रहना है आपको। और ढोलपुर हाउस के आप सामने पहुंच गए हैं इंटरव्यू में। अब अंदर जाके जो प्रोसेस होता है वो मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर लेता हूं, जिससे कि जब आप अंदर जाएं तो एकदम से हड़बड़ा ना जाएं कि ये सब क्या होने लग गया। तो आप जैसे ही एंटर करते हैं, वो गार्ड आपको लाइन में खड़ा कर देंगे, देन यू एंटर इनटू द प्रेमिसेस। अंदर जाने के बाद आपको बिठा दिया जाता है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद दे सर्व यू टी और कॉफ़ी। वहाँ पे आप अपना आराम से रेस्ट कीजिए। वॉशरूम्स भी होते हैं, वहाँ पे जाइए, अपना एक बार फेस देखिए आईने में, आपको अच्छा लग रहा है, कॉम्ब की ज़रूरत है, ऑलवेज़ पुट अ कॉम्ब विद यू। कॉम्ब हमेशा अपने पास रखिए, उसको प्रॉपरली अपने हेयर्स को सेट कीजिए। और इंटरव्यू में जाने से पहले आपको बता दिया जाता है कि आपका नंबर है सर, और आपको 10 मिनट्स में प्रिपेयर करना है अपने आप को। तो आप वॉशरूम जाएँ, उसमें आपको अगर थोड़ा सा फ्रेश होना है तो आप वो सब भी कर सकते हैं। चाय पी लीजिए, पानी पी लीजिए, जिससे कि अंदर जाके आपकी पल्सेस हाई ना हो जाएं, जो कि मैक्सिमम केसेस में हो जाता है, हार्ट बीट्स हमारी बढ़ जाती हैं। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे, अपनी हार्ट बीट्स को शांत रखेंगे, चाय वगैरह सब है वहाँ पे। निकोटीन जो होता है वो अपने आप में हमारे हार्ट बीट्स को स्लो करता है, वो हमारे लिए अच्छा होता है। तो डू नॉट फील शाई जब आप वहाँ पे चाय या कॉफ़ी ले रहे हो, आप लीजिए। क्योंकि हाँ, अब हम आ गए कि हमें मिथ्स भी डिस्कस करने थे इंटरव्यूज़ को लेके। तो हाँ, ये एक मिथ है जो कि एसएसबी जो
अपीयर होके आते हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के, वो लोगों ने एक मिथ बना रखा है कि आप जो है मेस में भी जज किए जा रहे हैं, हर जगह आपको जज किया जा रहा है। ऐसा यूपीएससी में तो एटलीस्ट नहीं होता है। डू नॉट नो अबाउट एसएसबीज वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, लेकिन यहाँ पे तो नहीं होता है। आप चाय कॉफ़ी पीजिए, फील फ्री, वहाँ पे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ कोई हिडन आइज़ हैं जो हमें देख रही हैं वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप इंटरव्यू के लिए आपको कॉल हो जाएगा। आप जैसे आपको एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाना होगा इंटरव्यू के लिए, वहाँ पे जिस कैबिन में आपका इंटरव्यू चलेगा उसके बाहर चेयर पे आपको बिठा देंगे, बिकॉज हो सकता है आपसे पहले एक कैंडिडेट वहाँ पे हो, आपको 5 मिनट पहले वहाँ पे बिठा दिया जाता है लाके। तो सामने एक लाइट जल रही होती है रेड कलर की, जब अंदर दूसरे का इंटरव्यू चल रहा है। कभी भी उस रेड लाइट को ना देखें, वो रेड लाइट आपकी हार्ट बीट्स को बढ़ाने वाली है। अगेन वो जो चाय पी थी वो सब वेस्ट हो जाएगी। तो उस रेड लाइट को नहीं देखना है, अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखना है। जो फैक्ट्स घर से रट के आए थे उनको भी याद नहीं करना है, वो मगअप हो गया पहले ही, अब उनके बारे में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट काम योर सेल्फ। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैं वहाँ पे बैठ के लिटरली कपालभाति कर रहा था, क्योंकि मेरे को अपनी हार्ट बीट्स डाउन चाहिए, मैं तभी आंसर्स दे पाऊंगा बिना फंबल किए। हाँ, फंबल नहीं करना है, दैट्स नॉट ए मिथ। फंबल इज़ नेगेटिव फॉर योर पर्सनैलिटी ट्रेट। तो फंबल नहीं करना है, और फंबल होगा भी नहीं अगर आपकी हार्ट बीट स्लो हैं तो बाहर बैठे हो 5 मिनट के लिए, कोई जज नहीं कर रहा। अगेन मैं कह रहा हूँ, कोई जज नहीं कर रहा, बाहर बैठ के कपालभाति कर लो, तो उससे हार्ट बीट स्लो हो जाएंगी। आफ्टर दैट वो जो रेड लाइट जल रही है वो ग्रीन हो जाएगी, अंदर जो कैंडिडेट था वो बाहर आ जाएगा। उसके बाद जो वहाँ पे उनके असिस्टेंट हैं कैबिन के, वो आपको बुलाएंगे कि सर आपका इंटरव्यू अब स्टार्ट होने वाला है। वो ही गेट खोलेंगे। तो ऐसा नहीं कि आप उनसे गेट छीनने की कोशिश करो कि नहीं मैं ही खोलूँगा, वो खोल के देंगे, आप अंदर जाइए। अब आप रूम के अंदर एंटर हो गए हैं, आपका साक्षात्कार, पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरव्यू स्टार्ट वहीं से हो गया है। द मोमेंट यू एंटर इनटू द गेट, वो डेफ तो उन्होंने पढ़ ही लिया था, वो समझ गए थे कि XYZ जो है ऐसा पर्सन है और इसने डेफ में ये लिखा है, ये अचीवमेंट्स हैं। अब आपने वहाँ पे लिखा है कि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आपने फुटबॉल खेला है, बहुत सारे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट लिया है, यू आर अ गोल्ड मेडलिस्ट और यू आर NCC C सर्टिफिकेट होल्डर। तो आप अंदर, आपने मान लो आपने ये सब लिखा है और आप अंदर जा रहे हो विद ए लो हार्ट। आप बहुत ही मतलब थक गए हो, अजीब लग रहा है आपको, आप ढीले हो, अंदर जा रहे हो, तो वो आपकी पर्सनैलिटी पे सूट नहीं करेगा। तो आपकी जजमेंट वहीं से स्टार्ट हो जाती है जब आप गेट में एंटर करते हैं। अंदर जाने के बाद पूरा पैनल आपके सामने बैठा हुआ होगा, आपको ग्रीट करना है। यहाँ पे एक मिथ अगेन आ जाता है कि अगर मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग ही बोलना है, आफ्टरनून है तो गुड आफ्टरनून ही बोलना है। ऑब्वियसली वो तो बोलना ही है, लेकिन अगर गलती हो गई तो आपका इंटरव्यू में नेगेटिव होने वाला है। लेकिन मैं ये शेयर ज़रूर करूँगा कि मुझसे गलती हो गई थी। जो उस समय टाइमिंग था उसके अगेंस्ट मैंने वहाँ पे बोल दिया था गलती से, और चेयरमैन ने मुझे रोका भी। उन्होंने कहा कि बेटा ये दिस इज़ द पर्टिकुलर टाइम और आप गलत हमें एड्रेस कर रहे हो। तो वहाँ पे क्या हो सकता है, वहाँ पे 2 केसेस हो सकते हैं कि या तो आप डर जाओ कि यार ये मैंने गलती कर दी, आपके दिमाग में मिथ्स चल रहे हैं कि वहाँ पे अगर तुमने एड्रेस गलत कर दिया शुरुआत में ही तो तुम्हारे तो नंबर कट गए और 0 है तुम्हारा इंटरव्यू, आगे का सब बेकार है। ये सब मिथ हैं, स्टेब्लिश्ड मिथ्स हैं, लोग मानते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मेजर प्रैक्टिस के समय भी ध्यान रखते हैं। वहाँ पे गलती हो जाती है क्योंकि आप पहली बार दे रहे हो या दूसरी तीसरी बार दे रहे हो, फिर भी गलती हो सकती है, ह्यूमन हो। तो मुझसे गलती हो गई थी, तो उन्होंने मुझे जैसे ही कहा, तो इंस्टेड कि मैं वहाँ पे डर जाऊँ, घबरा जाऊँ, फंबल करने लगूँ या बिल्कुल अपना मोटिवेशन लूज़ कर दूँ और समझने लगूँ कि अब बस यहाँ से भागना है, 2-3 क्वेश्चंस के आंसर दे के फंबल 2-3 बार करना है, मेरा तो बेकार हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता इस इंटरव्यू का, ऐसा नहीं है। वहीं पे आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट का जजमेंट स्टार्ट हो गया कि आपको आपकी गलती बताई गई और आपका रिएक्शन क्या था। क्या आप एस्केपिस्ट हो कि आपको गलती बताई गई, आपने हार मान ली कि अब ये मुझसे नहीं हो सकता, मैं जा रहा हूँ, या फिर आपने उस गलती को ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया और फिर बाद में उसे सुधारा। मैंने दोबारा उनको सॉरी बोलकर, अपोलोजाइज़ करके एड्रेस किया दोबारा प्रॉपरली और फिर उनके सामने खड़ा हो गया। तो उसमें कुछ नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने मुझे फिर ऑफ़र किया कि आप बैठ सकते हैं, मैं बैठ गया। फिर वहाँ से मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस चेयरमैन जो होते हैं वो इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं, वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका क्वेश्चंस हो सकता है कि आपको कौन सी फोर्स पसंद है, आप किस फोर्स में जाना चाहते हैं आगे, या फिर आपने इस सर्विस को क्यों चूज़ किया। अब मैं अगेन यहाँ पे दोबारा से एक मिथ क्रॉस कर देता हूँ कि
बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमने ये कह दिया कि हम तो किसी और एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे थे, हम तो बचपन से CAPF की तैयारी कर रहे हैं, यहीं आना था, तो वो लोग भी जानते हैं कि ये सरासर झूठ है। और ये आपको भी कहीं ना कहीं पता होगा कि आज से 4-5 साल पहले बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आज भी आर्मी और BSF में अंतर नहीं बता सकते। Paramilitary was a new thing. When we started preparing for government examinations, we came to know that army and paramilitary, these are two separate things, working under two separate ministries. तो ये कहना कि मैं बचपन से CAPF की तैयारी ही कर रहा था, अगर तो ये सच है तो ठीक है, बिल्कुल आप वहाँ पे इसको जस्टिफाई भी कर देंगे आगे अपने आंसर्स में, बिकॉज आपकी फैमिली से कोई होगा जो ऑलरेडी पैरामिलिट्री में सर्व कर रहा होगा, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपका मोटिवेशन रहा होगा मे बी कि आपको पैरामिलिट्री में जाना हो। बट अगर ऐसा नहीं है और आपने ये वहाँ पे झूठ बोल दिया है कि नहीं नहीं मैं कोई और एग्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ, CAPF ही देना है, तो आप विश्वास कीजिए उन्हें पता चल जाएगा। वो लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, 1 मिनट में पकड़ लेंगे कि आपने झूठ बोला है। तो ऐसा झूठ वहाँ पे नहीं बोलना है। आप बोल सकते हो कि पहले मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं और उसमें मेरा क्लियर नहीं हुआ, मेरा वहाँ पे लक नहीं था, मेरी मेहनत में कुछ कमी रही, मैं नहीं निकाल पाया, ये भी मेरा एक अटैम्प्ट है, मेरा अपना एक इंटरेस्ट है, मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ सर। ऐसे करके आप अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं। मुझसे जब पूछा गया था तो मैंने उनको क्लियरली कहा था कि मैंने वेरियस SSBs में मैंने हिस्सा लिया है, वहाँ पे SSB में मैं क्लियर नहीं कर पाया, उसके बाद मैं सिविल सर्विस की तैयारी करने लगा, वहाँ पे भी मेरे को सफलता नहीं मिली। CAPF का मेरा पहला अटैम्प्ट है अब, और इस अटैम्प्ट में मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये मेरा आंसर था वहाँ पर। तो सिंपली, बहुत ही सिंपल शब्दों में आपने अपना आंसर दे दिया, अपने आप को जस्टिफाई कर दिया, क्लियर हो गए। उनको भी आपने ऐसा नहीं छोड़ा कि वो इस क्वेश्चन में से कुछ क्रॉस कर लें, क्योंकि आपने पूरा फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट पूरा उनको समझा दिया कि ऐसे ऐसे हुआ था, तो वो क्रॉस भी नहीं करेंगे आगे। आपको हमेशा आंसर देते हुए ये ध्यान रखना है कि उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा दैट वाज बेस्ड ऑन योर डेफ। अब जो कंसेक्यूटिव आगे जो और क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके बाद, वो जो क्रॉस क्वेश्चंस हैं, दे टोटली डिपेंड कि आपने पहले क्वेश्चन का आंसर क्या दिया था। अगर आपने वो आंसर ज़्यादा ही डिप्लोमेटिक होकर दे दिया तो उसमें से क्रॉस क्वेश्चंस आप मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन के क्रॉस क्वेश्चन करते करते पूरा आपका इंटरव्यू निकल जाए, और अगर ऐसा हो रहा है तो आप इस बात को रियलाइज़ जितना जल्दी कर लें कि आपका इंटरव्यू ऑफ ट्रैक जा रहा है, आपके स्कोर उस समय नीचे चलता चला जा रहा है, क्योंकि वो आपको घुमा रहे हैं, वो आपको बताना चाह रहे हैं कि तुम ये गलत कर रहे हो, झूठ मत बोले चले जाओ, रुक जाओ। तो एक पॉइंट पे जाके आपका अपना एक व्यू पॉइंट है, उनका अपना एक व्यू पॉइंट है, आप एक पर्टिकुलर सेट लिमिट तक उनके साथ आर्ग्यू कर सकते हो अपना पॉइंट जस्टिफाई करने के लिए, बट आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम आपको समझना चाहिए कि अब ये ठीक नहीं जा रहा है, अब हमें कुछ और क्वेश्चंस पे भी डिस्कस कर लेना चाहिए। नाउ वी शुड पुट ए स्टॉप ऑन दिस। ये आपके हाथ में है, आप लगातार आंसर दिए मत चले जाओ सेम क्वेश्चन का, क्रॉस क्वेश्चंस का। एक पॉइंट पे आकर आप सॉरी बोल दो कि आई कैन नॉट कमेंट फर्दर, माई नॉलेज इज़ लिमिटेड रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। आप ऐसे बोल के उस क्वेश्चन को वहीं स्टॉप कर सकते हो। और मेरी मानो तो हर क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही दो कि वो आगे क्रॉस क्वेश्चन ना पूछ पाएँ, क्योंकि आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए ना। आपके पास 100 बॉल्स आने वाली हैं क्रिकेट मैच में, आप क्या चाहते हो कि सिर्फ 10 बॉलों पे ही खेलना है, तो उसमें कितना स्कोर बना लोगे ज़्यादा से ज़्यादा। हर बॉल पे अगर 6 भी मार दोगे तो भी 60, इससे बढ़िया 100 की 100 बॉल खेल के जाओ इंटरव्यू से, सिर्फ 10 बॉलों पे मत रुके रहो। तो इसीलिए हमेशा आंसर देते समय अपने आप को लिमिटेड रखें, लिमिटेड वर्ड्स में आंसर दें, और आपका इंटरव्यू बहुत ही स्मूथ जाएगा। इसमें मैं आपको थोड़ा सा, मतलब वो एक मेरा मिथ है वो मैं शेयर कर लेता हूँ कि ऐसा एक इंटरव्यू जहाँ पर 40% उन्होंने पूछा, उसका आंसर आपने बढ़ा चढ़ा के 60% में दे दिया, दैट इज़ 40:60 रेशो। कैंडिडेट की नज़रों में वो एक बहुत ही अच्छा इंटरव्यू गया है, लेकिन इंटरव्यूअर की नज़रों में आपने बहुत ज़्यादा बोल दिया है, बोल बच्चन बहुत ज़्यादा हो गया इस इंटरव्यू में, इतना बोलने की आवश्यकता थी नहीं। हो सकता है वो ज़्यादा बोलने में आपने उनमें से किसी को ऑफेंड भी कर दिया हो सकता है आपने आर्ग्यूमेंट थोड़ा ज़्यादा कर दिया हो। तो उन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। हमेशा हमको याद रखना चाहिए कि वहाँ पर जो हमारे सामने बैठे हैं वो सब बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं हमसे उम्र में, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको, बहुत ही रिस्पेक्टेड डेजिग्नेशन है उन सब लोगों की वहाँ पर। तो आपको
अपना ईगो, ठीक है आपको लग रहा होगा कि मेरा ईगो ऊपर रहना चाहिए, आप समझिए उनका ईगो आपसे बहुत ज़्यादा बड़ा है। एक समय ऐसा आएगा जब आपको सॉरी बोल देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी नॉलेज आपसे ज़्यादा है, उनका सेट ऑफ नॉलेज आपके सेट ऑफ नॉलेज से बहुत ज़्यादा है, आप बेफालतू आर्ग्यू कर रहे हो, तो वो चीज़ आप ना करें। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, समटाइम्स दे ट्राई टू मिसगाइड यू। ये होगा, वो लोग आपको कुछ अनएथिकल करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, वो आपको कहेंगे कि हम आपको अनलिमिटेड अथॉरिटी दे रहे हैं, आप कुछ अनएथिकल काम कर दो, अपने आंसर में ऐसा कुछ दे दो आंसर जो वो चाह रहे हैं सुनना, जो कि है अनएथिकल। हमेशा अपना कॉन्शियस वहाँ पे जगा के रखना, हमेशा वहाँ पे हम लोगों को सबको ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं और हमसे क्या पूछा जा रहा है और सामने वाले व्यक्ति हमको किस दिशा में मोड़ना चाह रहे हैं। इससे हमारी कौन सी पर्सनैलिटी ट्रेट सामने आती है, इससे ये सामने आता है कि हम इजीली मोल्ड नहीं होंगे। अगर आप हमको कुछ गलत करने के लिए प्रोत्साहित भी करोगे तो भी हम गलत नहीं करेंगे। उस चीज़ में मैं आपको, मेरी पर्सनल एडवाइस है, उस चीज़ में बिल्कुल लड़ जाओ, उसमें कोई ईगो का क्लैश नहीं है। आप समझ रहे हो, यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि ये मेरे को सजेस्ट कर रहे हैं ये बिल्कुल अनएथिकल है और ये चाह रहे हैं मुझसे कुछ गलत निकलवाना। मेरे साथ ये हुआ था तो मैं वहाँ पे अड़ गया, लेकिन अगेन आई विल रिपीट कि डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। तो जब एक पॉइंट ऐसा आ जाए कि आपको लगे कि आप इसका सपोर्ट भी नहीं कर सकते और आप इसके अगेंस्ट में आर्ग्यू भी नहीं कर सकते एनी मोर, तो वहाँ पे आप सिंपली बोल दें कि सर आई एम सॉरी बट माई नॉलेज रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी लिमिटेड, और वहाँ पे आप अपने आंसर को एंड करें जिससे कि वो दूसरी बॉल आपके सामने फेंक सकें। तो इस तरीके से आप अगर इंटरव्यू को अपने कंडक्ट करते हैं तो बहुत इजीली और स्मूथली आपका इंटरव्यू चला जाएगा। अब हम एक और मिथ पे बात कर लेते हैं। जब भी हम डिफेंस सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, पैरामिलिट्री सर्विसेज के लिए जाते हैं तो हमारे पीयर ग्रुप में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार हमने तो एनसीसी किया था तो फिर भी हमारा नहीं हुआ, तेरे पास तो एनसीसी भी नहीं है तो कैसे होगा। मैं आपको अपना पर्सनल बता देता हूँ, मेरे पास ना ही एनसीसी का A, B, C कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है। एनसीसी मैंने कभी नहीं किया और मेरी रैंक 4th है इस एग्ज़ामिनेशन में। तो मैं इतना तो जान सकता हूँ कि एनसीसी का मेरे इंटरव्यू पे कोई फ़र्क पड़ा नहीं था। तो इससे क्या क्या क्लियर हो गया कि अगर हम स्पोर्ट्स में इतना एक्टिव नहीं रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इतना एक्टिव नहीं रहे हैं और हमारे पास एनसीसी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है दैट वी आर अनफिट फॉर पैरामिलिट्री सर्विसेज, फॉर आर्मी और फॉर एनी अदर डिफेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, जैसे कि आप बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज़ का भी एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे न्यूज़पेपर में, तो उसमें एलिजिबिलिटी दी होती हैं, उसके बाद कुछ डिज़ायरेबल एलिजिबिलिटीज़ भी लिखी होती हैं। तो दिस एनसीसी एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, ऑल ऑफ दीज आर डिज़ायरेबल्स। वो अगर आपके पास हैं तो ठीक है, वो आपको हेल्प करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन कहाँ पे हेल्प करेंगे? जहाँ पर आप थोड़ा 20 से 19 जा रहे हो तो दोबारा 20 पे लाने के लिए वो शायद हो सकता है कि हाँ इसका बैकग्राउंड अच्छा है, इसको दे दो। बट अगर आप ये सोचो कि आपके पास एनसीसी है, आपका स्पोर्ट्स बैकग्राउंड बहुत अच्छा है और आप इंटरव्यू में कुछ भी बोल आओगे, तो ऐसा नहीं है। आपको अपनी पर्सनैलिटी पे फिर भी काम करना पड़ेगा, इर्रिस्पेक्टिव वेदर यू हैव एनसीसी और नॉट। जिनके पास नहीं है एनसीसी, वो उनको अपना मोरल डाउन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है डेफ में लिखते हुए कि नो एनसीसी, वहाँ पे तो उस कॉलम को आपको खाली ही छोड़ना है। तो उसमें बिल्कुल शर्म महसूस मत कीजिए। आपके सामने एक व्यक्ति बैठा है जिसके पास एनसीसी नहीं था और उसने इस एग्ज़ाम में 4th रैंक प्राप्त की है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अंदर क्या स्टेप्स रहते हैं। तो चेयरमैन सबसे पहले क्वेश्चंस पूछते हैं, देन मेंबर सेकंड विल पुट सम क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू। मोस्टली एक मेंबर वहाँ पे होता है जो आपको करंट अफेयर्स का रैपिड फायर देगा। रैपिड फायर इन द सेंस ऐसे नहीं जो कॉफ़ी विद करण में होता है, जल्दी जल्दी आंसर नहीं देते हैं, बट हाँ वो एक के बाद एक क्वेश्चंस पुटअप करते जाते हैं। आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आपको सॉरी बोलना है, वहाँ पर आप ज़्यादा सोचें ना। अगर नहीं आ रहा है तो सिंपली बोल दें कि सॉरी सर, आई डोंट नो अबाउट दिस सब्जेक्ट और आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस सब्जेक्ट। अगर पढ़ा है, याद नहीं आ रहा है, तो एक बहुत ही सिंपल आंसर होता है यूपीएससी के इंटरव्यू में बोलने के लिए, दैट आई एम अनेबल टू रिकॉल राइट नाउ। इससे आपने क्या बता दिया कि सर मैंने पढ़ा तो है इस टॉपिक के बारे में, लेकिन इस समय इस एनवायरनमेंट में मैं उसे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं आपको शायद बता नहीं पाऊँगा। तो यहाँ पे आपने ये शो कर दिया कि अगर मेरे पास नॉलेज की इस समय कमी है तो मैं आपको मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं
किसी भी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। तो कुछ चीज़ों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाएगा। इंटरव्यू ख़त्म हो जाने के बाद आप खड़े हो जाएं, उनको ग्रीट करें, थैंक यू करें कि उन्होंने आपका साक्षात्कार लिया, एक प्यारी सी स्माइल उनको दें और नॉर्मली अपना रूम से एग्ज़िट कर लें। इसी के साथ आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो गया है। अब आप रिज़ल्ट का इंतज़ार कीजिए। होपफुली आपका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आने वाला है अगर आपने ये सब चीज़ों का ध्यान रखा है तो। बाकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी कुछ भी हो सकती है। कोचिंग आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे, जिसके साथ आपकी फ्रिक्वेंसी मैच हो जाए। लेकिन आप मॉक देते समय हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मॉक में ऐसा ना हो कि सामने वाले ने जो आपको गाइडेंस दी है कि आपका ये कम था, ये ज़्यादा था, वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आपका रियल सेल्फ है वो उसको ही मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हो। कि अगर आप थोड़ा ज़्यादा हंस देते हो, वो आपकी एक पर्सनैलिटी ट्रेट है जो कि बचपन से है। अब आप वहाँ पे उसे कंट्रोल करोगे तो हो सकता है कि वो दूसरी चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट कर दे आपको। आप हमेशा एक बात समझ के चलिए कि जब भी आप इंटरेक्ट कर रहे हैं तो 3 चीज़ें एक साथ हो रही हैं। आपका थॉट प्रोसेस जो कि आपके दिमाग में चल रहा है, उसके बाद आपको बोलना है जो कि आप टंग से करोगे, उसके बाद वो प्रॉपर लैंग्वेज और आपका एक्सेंट वो भी आपको रखना है। तो आप 3 काम एक साथ कर रहे हो और मैं ये मानता हूँ कि कोई भी एस्पिरेंट इतना मल्टीटास्किंग तो एकदम से नहीं हो सकता। तो आपने मॉक दिए, आपको उन्होंने बहुत जगहों पे टोका कि आपका ये गलत है, ये गलत है, तो थॉट प्रोसेस तो आप मान के चलो जब रियल इंटरव्यू में जाओगे तो थॉट प्रोसेस तो हो सकता है आपका ज़ीरो हो जाए। आप इसी पे ध्यान देने लग जाओ कि यार एक्सेंट मेरा ठीक रखना है और मेरे को ज़्यादा हंसना नहीं है और थोड़ी बहुत जो सर ने चीज़ें बताई थी वो सब नहीं करना है, और जो थॉट प्रोसेस है वो भूल गए। तो वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर क्या देना है वो तो भूल गए, जो जैसे बोलना है उस पर ज़्यादा ध्यान दे दिया। वो मैटर नहीं करता है। वो आपको पूरी इंडिपेंडेंस देते हैं कि आप किसी भी लैंग्वेज में अपने व्यू पॉइंट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट इज़ ए पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट है नाम इंटरव्यू का, नॉलेज टेस्ट नहीं है। क्वेश्चंस का आंसर नहीं आता है तो वहाँ पे सिंपली आप बोल सकते हैं आई एम नॉट अवेयर और आई कैन नॉट रिकॉल। उसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है क्योंकि ये नॉलेज टेस्ट है ही नहीं, वो आपकी हो गई रिटन टेस्ट में एंड यू आर हेयर बिकॉज यू हैव द नॉलेज। अभी नहीं आ रही है, सिंपल आप नहीं बोल पा रहे हो। ये पर्सनैलिटी टेस्ट है कि आपको उस क्वेश्चन का जवाब नहीं आया तो आप डर गए, आप फंबल करने लगे, आप झूठ बोलने लगे। इसका मतलब ये है कि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी लेकिन तब भी आपने सामने वाले को मिसगाइड करना शुरू कर दिया जस्ट बिकॉज कि आप जो है अपने आप को छोटा महसूस नहीं कराना चाहते। ये काम नहीं करना है, ये आपकी रॉन्ग पर्सनैलिटी है, शो गलत करेगी ये। तो इन सब छोटी मोटी चीज़ों का आप इंटरव्यू में ध्यान रखेंगे। बी योर सेल्फ, ये हम बहुत लोगों से सुन लेते हैं, फॉलो कभी नहीं करते हैं। मैं हमेशा इसी बात पे फॉलो करता हूँ कि बी योर सेल्फ। आप अपने 20-25 साल की पर्सनैलिटी को एक दिन में नहीं बदल सकते, कोई नहीं बदल पाएगा। आपने 2 मॉक दिए हैं, आपको लगता है आपके 2 मॉक में उसने जो गाइडेंस दी है आपको वो आपको पूरा मोल्ड कर देंगे, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं ब्लंडर कर दोगे इंटरव्यू में जाके। तो बेटर है कि इंस्टेड कि आप अपने कैसे बोलना है उस पर ध्यान देने के, आप ध्यान दो कि क्या बोलना है, उस पर हमेशा आप ध्यान रखिए। अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन कीजिए, ट्रेट्स को मेंटेन कीजिए और अपना जो फ्लो है बोलने का, ऐसा नहीं कि जब शुरुआत में गए थे तो बहुत ही आप अच्छे से बोल रहे थे और आपकी वॉइस भी काफ़ी अप थी और फिनिश होते होते आपकी वॉइस डाउन हो गई, आपका मोरल भी डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि आप 2-3 क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाए। क्या हो गया? नहीं दे पाए तो सब कुछ थोड़े आ सकता है आपको। वो आता था इसीलिए पेपर 1 और पेपर 2 में क्लियर करके आप यहाँ बैठे हो। तो इसमें कोई भी शर्मिंदगी की बात नहीं होती है सॉरी सर कहने में। कहिए, थोड़ा टाइम लीजिए सोचने में। ऐसा भी नहीं क्वेश्चन पूछा और तुरंत सॉरी सर, जैसे कि आप प्रिपेयर्ड ही हो कि सीधा सॉरी सर बोल देना है। नहीं, थोड़ा सोचिए। नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत भी आ रहा है तो उतना बता दीजिए और उसके अलावा बोल दीजिए कि सर दिस इज़ माई लिमिटेड नॉलेज ऑन दिस सब्जेक्ट फॉर नाउ। पता मुझे है लेकिन अभी के लिए इतनी लिमिटेड नॉलेज है, इसके आगे क्रॉस क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। यू हैव सेट अ बार इन फ्रंट ऑफ द पैनल कि इसके आगे आप ना जाएं। अब एक लास्ट चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं वीडियो फिनिश करने से पहले, वो है आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। क्या होता है कि तैयारी करते करते आपको काफ़ी साल हो चुके होंगे, बहुत सारे लोगों को। ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग होगी, अकाउंट्स होगा या और भी कोई सब्जेक्ट्स होंगे, तो उनके साथ आपका टच नहीं रहा है, काफ़ी साल हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही प्रिपेयर करके नहीं जाना,
हर क्वेश्चन में सॉरी सर बोलेंगे क्योंकि पुरजीत राजन ने बोल दिया सॉरी सर हर क्वेश्चन में बोल देंगे, बच जाएंगे, नहीं। थोड़ा बहुत अपना पढ़िए। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं जैसे कि मैं था, तो जो फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत पढ़ा था या फिर जो आपका कोर सब्जेक्ट था जिस पे आपने आगे प्रोजेक्ट भी किया है, आप वो चीज़ें तैयार कीजिए। उस ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पे 10 से 20 क्वेश्चंस अपने तैयार करके ले जाइए। क्यों? जिससे कि जब वो आपके सामने कुछ भी रैंडम क्वेश्चंस पूछें और आप सॉरी सर बोल रहे हो, तो देयर मे बी ए प्रोबेबिलिटी कि वो सामने से आपसे पूछ ले कि भाई तूने ये ग्रेजुएशन की है, तुम खुद ही बता दो कि क्या क्या आता है। तो अगर आपके पास जो आता है, फॉर एग्जांपल आप मैकेनिकल से बिलोंग करते हो, आपको थर्मोडायनामिक्स बहुत अच्छी है, तो आप थर्मोडायनामिक्स प्रिपेयर करके जाओ। जब वो सामने से पूछेंगे कि तुम बता दो तुम्हें क्या आता है, तो सिंपल थर्मोडायनामिक्स बोलो। उसके रिगार्डिंग आपको 10 से 20 क्वेश्चंस आपकी टिप्स पे हों, वो क्वेश्चन पूछेंगे, आप आंसर दे दोगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इसको ग्रेजुएशन किए हुए हो गए हैं अभी 2-3 साल 4 साल। आपके डेफ में सब मैंशनड है, व्हेन यू पास योर ग्रेजुएशन और कब आपने एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया है, उसके बीच में कितना गैप हो गया, उनके सामने सब है। तो उन्हें पता है कि बच्चा मेरा ख्याल है इतना लंबे अरसे तक याद नहीं रख सकता। बट वो टेस्ट ये कर रहे हैं कि आप इस इंटरव्यू में आ रहे थे, इस साक्षात्कार में आ रहे थे, क्या आप सीरियस थे? ये भी तो एक तरीके का ऑपरेशन ही है। अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट हो, आपको ऑपरेशन मिलते हैं तमाम, तो ये भी तो एक तरह का ऑपरेशन है कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो क्या आप इसके लिए सीरियस थे? क्या थोड़ा बहुत भी पढ़ा था? तो थोड़ा बहुत पढ़ के आप जाइए। बाकी सब कुछ तो नहीं आ सकता है। सॉरी बोलने में मैंने पहले भी कहा है कि कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल ग्रेजुएशन को प्रिपेयर करो जितना कर सकते हो। ये नहीं उसके चक्कर में बाकी सब छोड़ दिया। करंट अफेयर्स तो आप दूसरे एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर ही रहे होगे, तो वो तो एक फ्लो होता है, लगातार कर रहे हो, करंट अफेयर्स चलते रहेंगे। और बिल्कुल कोई मैगज़ीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, न्यूज़पेपर डेली का पढ़ रहे हो, वो डेली इवेंट से, नेशनल एंड इंटरनेशनल, उन्हीं से ही पूछते हैं। इधर उधर वो बहुत डीप क्वेश्चंस नहीं पूछ लेंगे कि फ़लानी स्कीम का आप बताइए, उसमें कितनी एज तक आप एनरोल हो सकते हो, तो वो टेक्निकलिटीज़ नहीं पूछेंगे। उन्हें भी पता है कि ये कोई ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है, यहाँ पे आप अपनी नॉलेज शो करने वाले हो। इट्स जस्ट, आप अगर इंटरव्यू का एडवर्टाइजमेंट भी देखोगे यूपीएससी का, तो उसमें लिखा होता है दैट योर जनरल अवेयरनेस अबाउट द करंट टॉपिक्स दैट आर गोइंग ऑन द नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल। तो जो नॉर्मल डेली अकरिंग्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल, उन पे ध्यान देना है, दैट्स इट। आपको बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ लेनी है, बहुत ज़्यादा साइट्स को व्यू नहीं करना है, चिल करके जाना है, बहुत ही स्मूथली इंटरव्यू निकल जाता है। इन सब मिथ्स को अपने दिमाग से निकाल दोगे तो टॉप कर जाओगे इंटरव्यू में, मेरे हिसाब से। तो मेरी स्ट्रेटजी ये थी, और ये मुझे नहीं पता कि मेरे लिए काम आई या नहीं, बट चूँकि मेरी रैंक अच्छी है इस एग्ज़ाम में, तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक तो काम आ गई होगी। तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मुझसे मैच होती है तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। कुछ माइन्यूट पॉइंट्स हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे अगर अपने इंटरव्यू पे, तो वो बहुत ही स्मूथली निकल जाएगा। इन सब मिथ्स को दिमाग से निकाल देंगे तो इंटरव्यू में बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं और आप भी टॉप रैंकर बन सकते हैं। तो ये दिल्ली नॉलेज ट्रैक पे एक फाइनल वीडियो था जो कि पर्सनैलिटी टेस्ट पे था CAPF एग्जामिनेशन के लिए। और जो लोग भी अब आगे इंटरव्यूज़ के लिए अपीयर होंगे और ये वीडियो देख रहे हैं, उन सबको मेरी और दिल्ली नॉलेज ट्रैक की तरफ से वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।